नमस्कार। मैं हूं जम्मू आनंद। करता हूं सीधी बात। पिछले 4-5 दिनों से खास करके शरद पवार के बयानों के बाद शरद पवार की अडानी को लेकर जो भूमिका उन्होंने जाहिर की, उसके बाद अजीत पवार उन्होंने भी एक वक्तव्य किया। सुप्रिया सुळे जी ने भी एक वक्तव्य किया। इन तमाम वक्तव्यों के बाद राजनीति में काफी हलचल पैदा हो गई और खास करके शरद पवार को लेकर बहुत अलग अलग प्रकार से, चाहे वो प्रसार माध्यम हो, चाहे राजकीय विश्लेषक हो, या फिर विभिन्न पार्टियों में कई मायने ढूंढे जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं। एक विश्लेषण ये कहता है कि ऐसा लगता है कि शरद पवार एनसीपी वो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी से अलग हो जाएगी। एक विश्लेषण ये कहता है कि चाहे जो भी वक्तव्य शरद पवार जी दे रहे हैं, आखिरकार वो विपक्ष की एकता को कमजोर नहीं होने देंगे और विपक्ष की एकता को बनाए रखेंगे। एक विश्लेषण ये भी कहता है कि शरद पवार जो है वो इस प्रकार का वक्तव्य इसलिए दे रहे हैं कि वो 2014-24 के चुनाव के पहले भी चर्चे के केंद्र में रहना चाहते हैं और 2014 के चुनाव के बाद वो सत्ता के भी केंद्र में रहना चाहते हैं। आखिरकार शरद पवार जी ने एक ऐसे मोड़ पर, जब ऐसा लग रहा था कि विपक्षी दलों ने मोदी, अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा खोल और इस मुद्दे के सहारे साल 1.5 साल इस देश की राजनीति को प्रभावित की जा सकती है और फिर उसके आधार पर 2024 का चुनाव विपक्ष लड़ लेगा। क्योंकि जो हालात पिछले 3-4 महीनों में बने हैं, निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी को परेशान करने वाला ऐसा माहौल बना है। इसलिए नरेंद्र मोदी, अमित शाह को सूझ नहीं रहा कि क्या माकूल वो जवाब हो सकता है जो लोगों के गले के नीचे उतर सकता है। एक तरफ जिस प्रकार की बैटिंग राहुल गांधी ने की है, उससे देश का एक राजकीय माहौल बनना लगभग शुरू हो गया था। यूं कहें कि विपक्ष की भविष्य की राजनीति की दिशा लगभग तय होते हुए नजर आ रही थी। और उसके बाद जब राहुल गांधी की सदस्यता आनन फानन में छीन ली गई, उसके बाद जो परिस्थिति निर्माण हुई कि घोर कांग्रेस के विरोधी आम आदमी पार्टी भी सरकार और मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस के साथ खड़े होकर अपनी भूमिका निभाने में वो नहीं रहे थे। यूं कहूं कि वो कांग्रेस के साथ भी आ गए थे। जो शरद पवार को ये अंदाजा है
कि मोदी, अमित शाह और बीजेपी का मुकाबला एक मजबूत विपक्ष के गठजोड़ से ही किया जा सकता है, तो फिर शरद पवार के तमाम बयान जो आए हैं और अजीत पवार के बयान, सुप्रिया सुले के बयान, इसने निश्चित तौर पर एक भ्रम की स्थिति निर्माण कर दी है। जो गेंद मोदी और अमित शाह के पाले में थी, अब वो गेंद को शरद पवार के बयानों के वजह से वो गेंद मोदी और अमित शाह के पाले से बाहर निकलते हुए नजर आ रही है। और एक ऐसे वक्त ये सब वक्तव्य चल रहे हैं कि जब कर्नाटक में बीजेपी की स्थिति बड़ी खराब है। अब तो वहां मोदी और अमित शाह दोनों भी नहीं जा रहे हैं। 4-4 बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की सूची घोषणा करने की तिथि को बदलना पड़ रहा है। अखबारों की माने तो येदियुरप्पा जिस प्रकार की चुनौती पार्टी के अंदर दे रहे हैं वो सहज नहीं है। कई बार मीटिंग छोड़कर जा रहे हैं। ऐसे वक्त जब भारतीय जनता पार्टी संकट में फंसी हो, जिसका परिणाम राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के विपरीत के उलट हो रहा हो, ऐसे स्थिति में शरद पवार के बयान, जिसके कई अर्थ लोग निकाल रहे हैं, कुछ या बड़े पैमाने पर शरद पवार के बयानों के बावजूद ये कहा जा रहा है कि नहीं, अंततोगत्वा विपक्ष की एकता अगर कोई बना रहा है या बना सकता है, सभी दलों को अगर एक जगह बिठा सकता है, समझा सकता है, तो वो और कोई नहीं, वो सिर्फ शरद पवार है। लेकिन फिर सवाल यह है कि शरद पवार अगर विपक्षी दलों को बिठा सकते हैं, विपक्षी दलों का गठजोड़ क्या भारतीय जनता पार्टी और मोदी अमित शाह के गठजोड़ को हरा सकता है? जब तक के मोदी अमित शाह के खिलाफ विपक्ष एक राजकीय माहौल न खड़ा कर दे, जब तक विपक्ष अमित शाह और मोदी को कटघरे में लाके खड़ा ना कर दे, तब तक सिर्फ विपक्षी दलों का गठजोड़ ये कोई भारतीय जनता पार्टी और मोदी के खिलाफ आम मतदाताओं का रुख बदल नहीं सकते, क्योंकि अंततोगत्वा आपको वो मुद्दे लगेंगे जिद्दों के आपको लोगों को लामबंद करना होगा या लोगों को वो अपील भी होनी चाहिए। ये बात सही है कि पिछले 8 साल में महंगाई बढ़ी है, गरीबी बढ़ी है, विषमता बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, छोटे उद्योग बड़े पैमाने पर खत्म हुई है, छोटा व्यापारी उद्ध्वस्त हुआ है, पूरा देश का अर्थव्यवस्था के बुरे हाल है। लेकिन ये मुद्दे क्या चुनाव के लिए प्रभावी मुद्दे हो सकते हैं? क्योंकि हमारे देश का जो जनमानस है वो बहुत सारे मुद्दों को एक साथ वो पकड़ना नहीं चाहता।
उसको ऐसा मुद्दा लगता है, चाहिए होता है कि जिस पर वो अपने आप को जोड़ ले। और वो क्या मुद्दा है, वो क्या ऐसा राजकीय पैंतरेबाजी हो सकती है जो आम मतदाताओं को कनेक्ट कर सकता है। शरद पवार, जिनको एक तीर से कई निशाने साधने होते हैं, उसी रणनीति के तहत उन्होंने राहुल गांधी के द्वारा जो पिच तैयार किया जा रहा था, उस पिच की तीव्रता को जरूर जो है कम कर दिया है। यह समझा जा सकता है कि सावरकर का मुद्दा यह कोई देशव्यापी मुद्दा, चुनावी मुद्दा नहीं हो सकता, लेकिन शरद पवार का यह कि अडानी का मुद्दा, अडानी के पूरे खेल उजागर होने के बाद संयुक्त संसदीय समिति से जांच न किया जाए, ये जो शरद पवार की भूमिका है, इस भूमिका ने राहुल गांधी के दोनों मुद्दों को, उसकी धार को बोथड़ बनाने का काम जरूर शरद पवार जी की भूमिका ने किया है। उधर अजीत पवार जिस प्रकार की सर्टिफिकेट बिन मांगे मोदी को दे रहे हैं, उधर सुप्रिया सुले जी भी मोदी से कितने आप प्रभावित है या नहीं है, ये कोई पूछ नहीं रहा है। लेकिन जब मोदी कटघरे में हो तो उस वक्त इस प्रकार की बयानबाजी, और फिर शरद पवार के द्वारा यह कहना कि उद्धव ठाकरे ने जो इस्तीफा दिया वो इस्तीफा गलत दिया, सहयोगी दलों से बातचीत नहीं की, विश्वास में नहीं ली। क्या राजकारण और राजनीति जिन लोग को समझते हैं, 9 महीने के बाद क्या यह मुद्दा शरद पवार जैसे कदावर नेता द्वारा उठाया जाना, उसकी टाइमिंग, क्या यह उचित है? जबकि हम सब जान रहे हैं कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने बदलती हुई परिस्थिति में अपनी स्थिति को उन्होंने संभाला है, इस स्तर पर उद्धव का गठ, एनसीपी और कांग्रेस ये एक मजबूत स्थिति में है। शरद पवार की भूमिका ने अनावश्यक रूप से महाराष्ट्र की भी राजनीति में एक प्रकार से राजनीति की जो दिशा है उसको मोड़ने में और कहीं न कहीं विपक्ष को कमजोर, विपक्ष की भूमिका को कमजोर करने वाली जो उनकी भूमिका दिख रही है, यह बात तो साफ है। शरद पवार जी जिस चीज के लिए जाने जाते हैं कि वो हर स्थिति में सत्ता के केंद्र में बने रहना चाहते हैं, उसमें वो जरूर अपनी एक जमीन तैयार कर रहे हैं। लेकिन फिर ये सवाल है कि आज इस देश में जो फासीवाद का खतरा है, जो सांप्रदायिकता का खतरा है, इस देश के अंदर मोदी के शासनकाल में जिस प्रकार का आरएसएस के द्वारा जो ध्रुवीकरण की राजनीति की जा रही है, जहां संविधान को बगल में देकर सब कुछ हो रहा है, तब विपक्ष में या राजनीति में भ्रम फैलाने की रणनीति
कहां तक उचित है, यह सवाल खड़ा किया जा रहा है। जिस देश का प्रधानमंत्री एक झूठी, नकली डिग्री पेश करता हो, वो भी गृह मंत्री के माध्यम से करता हो, ऐसा प्रधानमंत्री जब सवालों के कटघरे में खड़ा हो, तो शरद पवार की भूमिका निश्चित तौर पर भले भी विपक्ष को जोड़ने की रहेगी या रही है, लेकिन विपक्षी दलों के गठजोड़ से एक प्रभावी राजकीय वातावरण और राजकीय मुद्दा जो बन रहा था, जिसको राहुल गांधी बड़े नियोजनबद्ध तरीके से भूल रहे थे, शरद पवार ने एक और विपक्षी एकता को बनाए रखने का चेहरा तो बना के रखा है, लेकिन दूसरे ओर विपक्षी दलों के उस गुब्बारे को निश्चित तौर पर पंचर जरूर उन्होंने कर दिया है। जैसे जैसे दिन बीतेंगे, वैसे वैसे शरद पवार के अलग अलग पैंतरे भी हमको देखने मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।